इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हारने वालों की चीखें कहाँ चली जाती हैं? 19वीं सदी का वो दौर जब उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीहड़ जंगलों को असभ्य घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों ने दुनिया से कहा कि इन जंगलों में देवी को खुश करने के लिए इंसानों का खून बहाया जाता है और नरबलि की इस रीति को नाम दिया गया मेड़िया। लेकिन दिल पर हाथ रख करके सोचिए, क्या वो वाकई एक खौफनाक अंधविश्वास था या फिर अपनी धरती, अपनी मां को बचाने के लिए लड़ रहे एक मासूम समाज को दानव बनाकर सिर्फ इसलिए पेश किया गया ताकि उनसे उनकी जमीन छीनी जा सके? आज आकाश कहीं पर हम सिर्फ एक पुरानी ऐतिहासिक प्रथा के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि यह भी टटोलेंगे कि जल, जंगल और जमीन के लिए आदिवासियों के संघर्ष की यह गाथा 19वीं सदी के मीडिया आंदोलन से लेकर आज के केन बेतवा, चिता आंदोलन और हसदेव के जंगलों तक कैसे जारी है। मैं हूं आकाश और चलिए सच की तलाश करते हैं। उन्नीसवीं सदी के शुरुआत में जब ब्रिटिश एम्पायर शहर दर शहर अपने पैर पसार रहा था, तब उड़ीसा के गंजम घुमसुर और छत्तीसगढ़ के बीहड़ पहाड़ी इलाकों में खोंड नाम की एक जनजाति रहती। यह जनजाति आधुनिक सभ्यता की चकाचौंध से दूर पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। इनके लिए जल, जंगल और जमीन केवल इनके जीवन चलाने का साधन नहीं था, बल्कि इनकी चेतना का एक हिस्सा था। खोंड समाज का सर्वोच्च धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वास तारी पेन्नू यानी कि धरती माँ से जुड़ा हुआ था। वे मानते थे कि यह धरती एक जीवित शक्ति है जो हर जीव का पोषण करती है। कृषि में फसलों का पकना, बीमारी से रक्षा और समाज की खुशहाली सब कुछ धरती माँ की कृपा पर निर्भर माना जाता था। खोंड समाज अपने ही कबीले या फिर गांव के सदस्य की बलि नहीं देता था। इसके लिए वो बाहरी लोगों को खरीद करके लाते थे और इसमें मीडिएटर का काम करते थे पाणो या पाणा समुदाय के लोग। पाणो समुदाय के लोग मैदानी इलाकों से गरीब परिवारों के बच्चों या फिर युवाओं को धन, मवेशी या फिर अनाज के बदले खरीद कर लाते थे या कभी कभी उनका अपहरण करके लाते थे और इन्हें बेच दिया करते थे। खरीद कर लाए गए मीडिया को गांव में किसी कैदी की तरह नहीं, बल्कि पूरे सम्मान के साथ रखा जाता था। यदि किसी मीडिया महिला या फिर पुरुष की शादी होती तो उससे जो बच्चे जन्म होते थे ना, उन बच्चों को जन्म से ही मीडिया मान लिया जाता था। उनका पालन पोषण भी पूरे आदर के साथ होता था। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इन बच्चों को भी बलि विधान के लिए चुना जा सकता था। यह बलि विधान कोई एक क्षण की घटना नहीं थी, बल्कि कई दिनों तक चलने वाला एक विशाल सामुदायिक अनुष्ठान था। इस बलि विधान से 10-12 दिन पहले मेड़िया के बाल काटे जाते थे। गांव वाले पवित्र स्नान करके पुजारियों के साथ पवित्र उपवन यानी कि सीक्रेट ग्रोव जाकर धरती माँ को सूचित करते थे। इसके बाद 3 दिनों का उत्सव शुरू होता था, जिसमें सामूहिक नृत्य, संगीत और भोज स्टार्ट होता था। बलि वाले दिन मीडिया को ताड़ी यानी कि पाम वाइन पिलाई जाती थी और उसके शरीर पर एक सुगंधित तेल लगाया जाता था ताकि वह अचेतन अवस्था में रहे। सफेद कपड़ों से लिपटे उस मीडिया को टच करके लोग उसके तेल को अपने माथे पर आशीर्वाद के रूप में लगाते थे। उसके बाद ढोल और नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला जाता था। अपने मन से गिल्ट मिटाने के लिए लोग मीडिया के सामने एक पारंपरिक गीत गाते थे, जिसमें यह कहा जाता था कि हमने तुम्हें पैसे से खरीदा है, बलपूर्वक नहीं छीना, इसलिए हम पूरे रीति रिवाज के साथ तुम्हारा तर्पण कर रहे हैं और इसमें हमें पाप नहीं लगेगा। ब्रिटिश कागजात पर इस बलि विधान के अंतिम क्षणों का जो वर्णन मिलता है, वह किसी के भी दिल को दहला देने के लिए काफी है।
इस बलि विधान के अंतिम क्षणों में पुजारी जब धारदार औजार से मेढ़िया पर वार करता था तो पूरा गांव एक असीम श्रद्धा और उन्माद के बीच आगे बढ़ता है। गांव के लोग मांस के छोटे छोटे अंश प्राप्त करने के लिए आगे आते हैं और बिना एक क्षण गवाए बहुत तेजी से दौड़ते हुए उन्हें अपने अपने खेतों में ले जाकर के गाड़ देते हैं। खोंड समाज के लोगों का यह दृढ़ विश्वास था कि इस तर्पण की पवित्र मांस को खेतों में मिलाने से ही धरती मां तृप्त होंगी, समय पर बारिश होगी और हल्दी का वही लाल रंग प्राप्त होगा जिसकी वे पूरी साल कामना करते हैं। 1835 के घुमसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इस नरबली को रोकने के लिए 1840 के दशक में मीडिया एजेंसी की स्थापना की। कैप्टन मैकफर्सन और मेजर कैम्पबेल के नेतृत्व में सैन्य अभियान चलाए गए और 1861 तक आते आते मानव बलि का स्थान पशु बलि ने ले लिया। लेकिन आधुनिक इतिहासकार पूछते हैं, क्या सचमुच ब्रिटिश हुकूमत दयालु थी? जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों ने लाखों भारतीयों को भूखे मरने पर मजबूर कर दिया, क्या वाकई वह जनजातीय लोगों के जीवन के लिए चिंतित थी? इतिहासकारों का कहना है कि मीडिया अभियान का मेन एजेंडा सभ्य बनाने के नाम पर इन जनजातीय इलाकों में अपने सेना उतारना, उनके जमीनों को कब्जा करना और टैक्स वसूलना था। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने आदिवासियों को अंधविश्वासी और असभ्य बताकर उनके जमीनों पर हस्तक्षेप किया। लेकिन क्या आज 21वीं सदी के आधुनिक भारत में आदिवासियों का जमीन, जंगल और अस्तित्व के लिए विस्थापन का यह दर्द खत्म हो गया है? शायद नहीं। एजेंडा चाहे कुप्रथाओं और बर्बरता को मिटाना हो या फिर प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट्स, सबसे भारी कीमत जनजातियों और प्रकृति को ही चुकानी पड़ती है। इतिहास केवल किताबों की पुरानी तारीखें नहीं होता। इतिहास यह सिखाता है कि चाहे वो 1835 की औपनिवेशिक हुकूमत हो या फिर आधुनिक विकास की नीतियाँ, जब जब प्रकृति आधारित समाजों को बेदखल किया गया है तब तब मानवीय संवेदनाओं को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। इतिहास को समझने का सही तरीका यह नहीं है कि हम विजेता शासकों द्वारा लिखी गई हर बात को आंख मूंद कर सच मान लें। इतिहास हमें यह सिखाता है कि हम उन बेआवाज़ों की आवाज़ को भी समझें जिनकी ज़मीनों पर आज आधुनिकता की इमारतें बसी हैं। आपको क्या लगता है, 19वीं सदी का औपनिवेशिक रवैया और आज का विकास के नाम पर विस्थापन, क्या ये एक ही दर्द की दो अलग अलग दास्तानें हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर साझा करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद।